ठीक है, तो आज की क्लास ना स्लाइटली इम्पोर्टेंट है, इसमें हम काफ़ी चीज़ें कवर करने वाले हैं। सो थोड़ा इसको ध्यान से हम पढ़ेंगे। वी विल स्टार्ट विद द बाबर अगेन। ठीक है, तो वैसे बेसिकली बता देता हूँ बाबर का हमने क्या पढ़ा था, बट वी हैव कवर। तो 1526 से 1530 वी हैव बाबर। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया एंड ही वाज अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर from the side of his father and Genghis Khan from the side of his mother. ठीक है, तो बाबर he defeated the Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat। तारीख याद हो जानी चाहिए सबको, 21 अप्रैल। ठीक है, 1526, और मुगल डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट करता है। ठीक है, एंड दो तीन ईयर है, लाइक इन 1527 he defeated the Rana Sanga। In 1528 he defeated the Medini Rai। he was of this चनेरी के राजा थे, एंड द बैटल ऑफ चंदेरी बोला जाता है, एंड द अबव वन इज द बैटल ऑफ खानवा। एंड 1529 में वो मोहम्मद लोधी को हराते हैं, मोहम्मद लोधी। ठीक है, घग्गर नदी के पास। ठीक है, 1530 में ही विल डाई एट आगरा, एंड उसका जो टॉम है एट प्रेजेंट टाइम इट इज इन द काबुल। एंड हाँ, ही ऑल्सो रोट दिस बुक दैट इज तुजुके बाबुरी। ठीक है, दिस वाज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द बाबर, एंड इन विच बेसिकली ही गिव्स एन एक्सीलेंट अकाउंट ऑफ द इंडिया एंड हिज एम्पायर, उसने क्या क्या बनाया। ठीक है, तो बाद में जो ये तुझके बाबरी थी, इसको ट्रांसलेट किया किसमें, पर्शियन में। इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय अ पर्सन दैट इज इस बुक का नाम रखते हैं बाबरनामा, एंड इसको ट्रांसलेट करके इन द पर्शियन इट इज बाय द अब्दुल रहीम खाने खाना। तो खाने खाना इसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, एंड इंग्लिश में कौन करते हैं, इन इंग्लिश इट वाज ट्रांसलेटेड बाय द मैडम बेवरिज। ठीक है, इंग्लिश में ये ट्रांसलेट करते हैं, एंड इन द पर्शियन दिस। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द बाबर। नाउ कम टू द हुमायूं, नसीरुद्दीन मोहम्मद, या फिर हुमायूं उनको बोला जाता था। ही वाज द एल्डेस्ट सन। ठीक है, बट उसको काफी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, क्योंकि जो बाबर था उसने क्या किया, जो अपना एम्पायर था, उसके जो तीन सौतेले भाई थे, जिनका क्या क्या नाम था, द फर्स्ट वन इज द कामरान, सेकंड इज द अस्कारी, एंड द थर्ड वन इज द हिंदल मिर्जा। ठीक है, तो इन तीनों के बीच डिवाइड कर दिया था, क्योंकि एक ट्रेडिशन होता है, जो तैमूर होते हैं वो इसी तरीके से अपने एम्पायर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम हुमायूं की कहानी पढ़ रहे हैं। हुमायूं 1530 1556। ठीक है, बीच में हालांकि हमें पता है कि 10 साल के बाद शेरशाह आ जाता है। ठीक है, और 1555 से 1556 लास्ट में एक ईयर हमारे हुमायूं का रहता है। ठीक है, तो जो बाबर है, बाबर ने तीन लोगों में एम्पायर को डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो दिस वाज चैलेंज्ड बाय दिस कामरान, हिंडल, हिंडल एंड अस्कारी। ठीक है, तो इनसे उनको काफी एक जैसे सक्सेशन में काफी चैलेंज मिला। ठीक है, तो उसने he also fought like many battles also। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने इसको डिवाइड किया। जो कामरान था उसको रूलर बना दिया गया, he was the ruler of the Kabul and the Kandahar region, most of the this अफगान पार्ट। ठीक है, और जो हमारे अस्कारी थे, अस्कारी बिकम द रूलर ऑफ रोहिल, इसको रोहिलखंड मिल गया, काबुल। एंड हिंदल को ही बिकम द रूलर ऑफ मेवात।
ठीक है। तो काफी एक होस्टाइल कंपटीशन हमें देखने को मिला विद हुमायूं का इन सब के साथ, ठीक है। तो काफी कंपटीशन हो गया था, कंफ्लिक्ट हो गया था, जिसकी वजह से जो अफगान्स थे वो रिग्रुप हो गए अंडर द लीडरशिप ऑफ शेर शाह सूरी, ठीक है। तो आपस में जितना ये सक्सेशन रहता है ना, तो उसकी वजह से दूसरों को एक मौका मिल जाता है टू कम टू द पावर, ठीक है। तो ये चीज हमें पहली यहाँ देखने को मिली। ऑलराइट, उसके बाद अगर हम बात करें तो उसने दो बैटल, ही फॉट टू बैटल्स, ठीक है। द फर्स्ट वन अगेंस्ट द शेर शाह चौसा, एंड सेकंड वन इज एट द कन्नौज, ठीक है। एक 1500 1539 में होती है, एक 1540 में होती है, ठीक है। और सेकंड वन में ही वाज कंप्लीटली डिफीटेड, बाद में वो ईरान में भाग, तो थोड़ी स्टोरी समझ लेते हैं, ठीक है। बाद में वो ईरान भाग गया, तो वहां जाके उसने लगभग अपनी जिंदगी के 12 साल वहां बिताए, ठीक है। एक तरीके से एग्जाइल में वो चला गया था, ठीक है। उसके बाद जब शेरशाह की डेथ होती है, तो हुमायूं इन्वेड करता है इंडिया को 1555 में, वो डिफीट करता है जितने भी उसके ब्रदर्स होते हैं अफगान में, ठीक है। तो दोबारा से वो रूलर बन जाता है इंडिया का, ठीक है। तो उसकी डेथ होती है व्हेन ही वाज क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स इन द लाइब्रेरी, कैसे जब दीन पनाह में वो लाइब्रेरी से उतर रहा था, तो जब गिर जाता है, ही विल डाई, एंड उसको फिर दिल्ली में ही दफनाया जाता है, ठीक है। तो उसकी जो बहन होती है दैट इज द गुलबदन बेगम, उसकी बायोग्राफी भी लिखती है, दैट इज द हुमायूं नामा। एंड ड्यूरिंग हिज टाइम दीन बना, जो दिल्ली की एक नया नाम जो उसने दिया था, दीन बना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हमें शुरू की स्टोरी हमें थोड़ा सा क्लियर है कि व्हाट वाज द सिचुएशन देयर, एंड किस तरीके से उनके अफगान जो ब्रदर्स थे, उनके जो अफगान में ब्रदर थे उनके, उनकी वजह से उनको काफी, जितने दूसरे अफगान थे जो शेर शाह वगैरह थे, ये सब रीग्रुप होने में, शेर शाह सूरी, ये आसानी से रीग्रुप हो गए और एक चैलेंज देने लगे किसको, हुमायूं को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, द सीज ऑफ द फोर्ट ऑफ चुनार, ठीक है। दीज आर लाइक वेरी पिटी इवेंट्स, बट वी हैव टू रिमेम्बर दिस इवेंट्स, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है, द फोर्ट ऑफ चुनार, इट वाज अंडर द शेर शाह सूरी, ठीक है। तो जो हुमायूं है, ही वाज एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर इन द 1532, ठीक है। तो हुमायूं गुजरात से ही विल गो टू द चुनार, ठीक है, एंड ही विल ट्राई टू besiege this fort, and after this what we see this in 1539 we see the battle of Chausa, ठीक है। हमें बैटल ऑफ चौसा देखने को मिलती है। तो इट वाज रफली इन द 1539, एंड जो शेर शाह होते हैं, ही विल कैप्चर द डिफरेंट मुगल टेरिटरीज, इंक्लूडिंग द कारा रीजन, बराबस रीजन, एंड द संभाल रीजन, ठीक है, इन द बिहार, ठीक है। और साथ में ही जो चुनार पहले हुमायूं जीत गए थे, उसको वापस से जीतते हैं कौन, हमारे शेरशाह जीतते हैं, ठीक है। बट कंप्लीटली डिफीट नहीं होती है इसमें हुमायूं की। उसके बाद बैटल ऑफ कन्नौज होती है इन द नेक्स्ट ईयर इन द 1540, जिसके अंदर जो ब्रदर्स होते हैं, हमने ऊपर पढ़ा था अस्कारी एंड द हिंडल, तो ये दोनों साथ मिलके दे विल कम टुगेदर विद द हुमायूं, ठीक है। एंड स्टिल दे गो डिफीटेड बाय द शेर शाह, ठीक है। और शेर शाह इस तरीके से अपने आप को डिक्लेयर करता है, ही इज द एम्परर ऑफ दिस दिल्ली, एंड कैपिटल दिल्ली को बनाता है, एंड ही विल फाउंड द सू डायनेस्टी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 1540 के आसपास मुगल डायनेस्टी में एक ब्रेकडाउन दिखता है, जहाँ से हमारे शेर शाह सूरी का एक अलग से पीरियड हमें आता हुआ दिखता है, ठीक है। इन द सेम बैटल, फर्स्टली हम ऑटोबायोग्राफी की बात कर लेते हैं। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ दिस, sorry, not autobiography, this is the biography of Humayun Nama, Humayun, sorry, ठीक है। it was written by his sister गुलबदन बेगम, ठीक है। so she will write this biography of Humayun, ठीक है। he also built दीन पना,
जहाँ पे उसकी लाइब्रेरी से उतरते वक्त भी डेथ होती है, द सेम थिंग, ठीक है। तो दीन पनाह में ही विल एस्टेब्लिश हिज सेकंड कैपिटल, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे हुमायूं के बारे में, ठीक है। नाउ कम टू द सुर एम्पायर, ठीक है, दैट इज द सेकंड अफगान एम्पायर, जो हमें 1540 से 1555 के बीच दिखता है, ठीक है। तो हुमायूं उसके बाद देखो, यहाँ तक हमारी हम 1540 की एक बार स्टोरी देख ली, उसके बाद क्या रहता है, जो हुमायूं होते हैं ही विल फ्ली टू द आगरा, ठीक है। उसके बाद वो लाहौर जाते हैं, फिर वहां से जो कामरान होते हैं उसके जो दूसरे भाई होते हैं, ठीक है, तो ही विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द हुमायूं। तो उसके बाद काफी दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ती है, और बाद में वो अमरकोट जाते हैं, ठीक है, जहाँ उनको शेल्टर भी दिया जाता है, जहाँ पे अकबर पैदा होते हैं इन द 1542, ठीक है। तो व्हेन ही वाज फ्लीइंग फ्रॉम द इंडिया, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, सबसे पहले वो आगरा जाते हैं, देन ही विल गो टू द लाहौर। वहां से वहां से कामरान उनको काफी तंग करते हैं, जिसकी वजह से उनको अमरकोट आना पड़ता है, ठीक है, जो शेल्टर देते हैं हुमायूं को, ठीक है। एंड हेयर हमारे अकबर ही विल बोर्न इन 1542, ठीक है। एंड फाइनली अमरकोट से ही विल गो टू द पर्शिया, ठीक है, जहाँ शाह ऑफ पर्शिया उनको काफी वेलकम करते हैं। तो ये कुछ स्टोरी हमें देखने को मिलती है ऑफ दिस पीरियड, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें द सेकंड अफगान एम्पायर, वो द शेर शाह एम्पायर, ठीक है। तो शेर शाह एम्पायर के पहले एक बार टाइमलाइन देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट रूलर्स, ठीक है। मेनली तो इतने, ठीक है, बना ही लेते हैं। सो 1540 we have Sher Shah Suri to 1545. Then we have Islam Shah up to 1553. Then Adil Shah, 1554, right? ठीक है, so this is the roughly of idea of the dynasty. हाँ, तो यही होते थे मोस्टली, बट इसका ना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, दैट इज द डिफरेंट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शेर शाह एंड हिज सक्सेसर्स, ठीक है। तो सबसे पहले शेर शाह की बात करते हैं। तो शेर शाह का एक स्टोरी सा बता देता हूँ, ठीक है। तो उसके टाइम ही वाज द सन ऑफ दिस हसन खान, ठीक है। तो एक जागीरदार होते थे ससीर राम नाम की जगह के, जो इब्राहिम लोदी के टाइम में होते थे, ठीक है। तो उनका बेटा था शेर शाह, ठीक है। तो बाद में वो 1527 के आसपास वो बाबर के अंडर आते हैं, ठीक है। उसकी सर्विस बाद में फिर वो दोबारा बिहार चले जाते हैं, एंड वहाँ उनकी पोजीशन रहती है, ही वाज द डिप्टी गवर्नर हियर, ठीक है। और एक जलाल खान लोहानी करके एक राजा होते हैं बिहार में, ठीक है। तो उनके भी एक तरीके से गार्जियन वो रहते हैं, ठीक है, काफी टाइम तक, ठीक है। तो धीरे धीरे थ्रोन के उनको लालच बनता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वो मैट्रिमोनियल अलायंस में आते हैं, ठीक है। क्योंकि जो वो छोटा राजा था, ही वाज जस्ट वेरी स्मॉल चाइल्ड, तो उसका ज्यादा एज ए गार्जियन उस चीज का फायदा उठाते हैं, एंड मैट्रिमोनियल अलायंस करते हैं। एंड चुनार में वो शादी करते हैं लाड मलिका से, ठीक है। लाड मलिका नाम की एक विडो होती है, ठीक है। तो विडो से वो शादी करते हैं, एंड ही विल डेफिनेटली गेट दैट बेनिफिट ओवर दिस टेरिटरी। एंड वहां से उनको हजरत आला बोलना स्टार्ट करते हैं लोग, ठीक है, हजरत आला, ठीक है। इन 1539 वो हुमायूं को हराते हैं एट द बैटल ऑफ चौसा, और वहां पे वो अपना टाइटल लेते हैं शेर शाह का, ठीक है। इसमें कंप्लीटली डिफीट नहीं होती है, बट जो कंप्लीट डिफीट होती है, इट इज इन द 1540 एट द बैटल ऑफ कन्नौज, या फिर बिलग्राम में बोल देते हैं, कन्नौज बोल लो, बिलग्राम बोल लो, और कन्नौज को अनेक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो 1539 में चौसा में यहाँ अपना टाइटल लेते हैं, दैट इज द शेर शाह। एंड इन द 1540 बैटल ऑफ कन्नौज, ठीक है। तो जब वो राजा बनते हैं, उसके बाद ही कन्क्वेस्ट द मालवा रीजन, रणथंबोर रीजन, रायसेन रीजन, राजपूताना रीजन, मारवाड़ रीजन, चित्तौड़ एंड कलिंजर, ठीक है। तो उनकी जो उनकी डेथ होती है
ही विल डाई वाइल कन्क्वेस्टिंग द कलिंजर रीजन। ठीक है, उनके टाइम में काफी एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है, जैसे मालवा, रणथंबोर, रेजन, राजपूताना। ठीक है, मोस्टली रीजन चित्तौड़ वगैरह सब ही विल अनेक्स। ठीक है, बट व्हेन ही वाज annexing, he was trying to conquest the region of Kalinjar, he will die। ठीक है। हम्म। उसके बाद अगर हम बात करें, अ, इनका जो ब्रीफ 5 साल का ये जो टाइम पीरियड रहता है, उन्होंने काफी ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को लेके आए, जिन्होंने काफी हेल्प किया फॉर द लैंड रिवेन्यू एंड सेवरल अदर मेजर्स, इससे इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हुई। ठीक है, तो ही इशूड ए कोइन, एक कोइन इशू किया था, जिसको क्या बोला गया, रुपया बोला गया। ठीक है, एंड उस वेट्स वगैरह को भी मेजर कर, स्टैंडर्ड वेट कर दिया था सबका। ठीक है, कि 2 किलो इतना होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वेट सबकी जगह पूरे एम्पायर में ही एस्टेब्लिश। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्क उनका माना जाता है, कम्युनिकेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, तो वो जीटी रोड बनाते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाते हैं, जो कलकत्ता से पेशावर चलता है, कलकत्ता टू पेशावर। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। उसके अलावा जितने भी कैंटोनमेंट एरिया होते हैं उनको एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग गैरिसन, एक तरीके से छावनी वाले एरिया काफी उनके टाइम पे हमें बनते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक चीज और लेके इंट्रोड्यूस की थी, दैट इज अगर कोई भी क्राइम होता है तुम्हारे रीजन में, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर कुछ भी ऐसा दिक्कत होता है तो मुकद्दम्स होते थे, मुकद्दम्स को पनिश किया जाता था। ठीक है, दे वर द लोकल अथॉरिटी, और इन्हीं का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो उसके बाद अगर ये कल्प्रिट्स नहीं फाइंड कर पाते हैं, तो अगर क्राइम हो गया कोई बात नहीं, बट अगर ये नहीं पकड़ पाए तो जो मुकद्दम्स होते हैं दे विल बी पनिश्ड। ठीक है, तो लैंड को मेजर भी किया जाता था, एंड कितना टैक्स याद रखना, 1/3 टैक्स लिया जाता था। ठीक है, 1/3 टैक्स वॉज कलेक्टेड, एंड दो चीजें होती थी इसमें, एक होता था पट्टा, द सेकंड वन इज कबूलियत। ठीक है, तो पट्टा इसको हम बोल सकते हैं क्या, टाइटल डीड है, तो तुम्हें देना ही है एक तरीके से, या फिर उस पर लिखा होता था पट्टा पे, तुम्हें पता होता था कि हाउ मच टैक्स यू हैव टू गिव। ठीक है, दूसरा होता कबूलियत, कबूलियत है डीड ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को कबूल कर लेना, वो वाली बात है। ठीक है, तो इसमें फिक्स हो जाते थे, पहला इसमें तो पीजेंट के राइट फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा उससे पूछे भी जा रहा है तो टैक्स भी फ्री हो जाते हैं, कोई जमींदार नहीं थे, और टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता है, डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, तो उनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ही ऑल्सो बिल्ड दिस पुराना किला एट दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में वो पुराना किला बनाते हैं। ठीक है, तो बाद में इस्लाम शाह आते हैं, इस्लाम के शाह के बाद मोहम्मद आदिल शाह आते हैं इन द 1555 तक। ठीक है, तो हाँ, इसके बारे में कुछ और बातें भी करते हैं। ठीक है, तो शेर शाह का भी ना काफी बड़ा हमें एम्पायर दिखता है, एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, तो लेट्स कम टू दैट पार्ट। ठीक है, तो जो इन्होंने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, वही सिस्टम अकबर ने जाके उसमें काफी बहुत अच्छे रिफॉर्म किए और उसको और बेटर किया। ठीक है, बट अगर शेर शाह काफी टाइम और जीते, ठीक है, तो इट माइट बी द शेर शाह एम्पायर जो मुगलों की जगह मुगलों की जगह चलता, क्योंकि अकबर के जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था मोस्टली शेर शाह के टाइम का था। ठीक है, तो एडमिन की बात करते हैं सेंट्रल पे। ठीक है, पहला होता था दीवान वजीरात। ठीक है, तो ये फाइनेंस वाला होता था। दीवान अर्ज, अर्ज हमें पता है, अर्ज इज रिलेटेड टू मिलिट्री। दीवान रसालत, जो रिसालत होता था, दिस इज द फॉरेन मिनिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद दीवान इंशा। ठीक है, दैट इज इंशा होता था कोरस्पोंडेंस।
ठीक है, फिर होगा दीवान काजा। काजा इज द जुडिशरी। ठीक है, मतलब जो काजी हेड करते थे। फिर वही सेम दीवाने बरीद। ठीक है, तो इट इज द इंटेलिजेंस गैदरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एट द प्रोविंशियल लेवल किस तरीके से डिवाइड किया गया था, वही सेम है। सरकार था, सरकार के नीचे हमारे परगना देखने को मिलता था। बिलो द परगना वी हैव विलेजेस। ठीक है, तो जो सरकार इसको हेड करता था, द पर्सन इज शिकदार। ठीक है, इसको अमीन या फिर मुंसिफ, अमीन या फिर मुंसिफ। एंड विलेज में ये या तो चौकीदार होता था और टर्म पटवारी यूज होता था। ठीक है, तो कुछ फीचर्स देख लेते हैं इस पीरियड के। ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर काफी इस टाइम में अगर हम देखें तो री एस्टेब्लिश हो गया था। ठीक है, कोई डकैती वगैरह इतनी नहीं होती थी। और हम वही देखते हैं, हालांकि जो जीटी रोड है ना, इट वाज अ ओल्ड इंपीरियल रोड। ठीक है, तो ये काफी पहले था बट इसको अच्छे से रिपेयर किया। लाइक ही बिल्ट अ रोड फ्रॉम द आगरा टू जोधपुर एंड चित्तौड़। ठीक है, तो उसको फिर लिंक किया गुजरात से। ठीक है, तीसरा फिर उसने लाहौर से मुल्तान बनवाया। ठीक है, तो इस तरीके से काफी कनेक्टिविटी उन्होंने इंक्रीज की। ठीक है, तो और हाँ, हर जगह जब भी इन रोड पे सराइज बनाए जाते थे एट एवरी 2 कोस। ठीक है, हर 2 कोस की दूरी पे लगभग 8 किलोमीटर होते हैं। 2 कोस, एक कोस 4 किलोमीटर का होता है। ठीक है, तो हर 8 किलोमीटर में लगभग एक सराय होता था जहाँ पे लोग रह सकते थे या फिर रुक सकते थे, आराम कर सकते थे। ठीक है, इनको काफी अच्छे से फोर्टिफाई भी किया होता था ताकि रात भी रह सके और जो उनका सामान है वो अच्छी तरीके से सेफ रहे। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम्स को भी इनमें सेपरेट करके रखा हुआ था ताकि कोई कंफ्लिक्ट ना हो। ठीक है, एंड कोई भी टैक्स नहीं था इनके ऊपर, रोड्स के ऊपर, फेरीज के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा 1/3 इनका टैक्स था, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस पीरियड। उसके बाद हमारे आते हैं, हाँ, तो उसके बाद देखो यही रहता है कि 1555 में क्या होता है। 1555 में जो हुमायूं होते हैं और जो सिकंदर शाह होते हैं, उनकी लड़ाई होती है फॉर द डोमिनेशन, जिसमें से सिकंदर हार जाते हैं एंड जो हुमायूं होते हैं दोबारा से मुगल रूल एस्टेब्लिश कर देते हैं। तो बाद में फिर वो लाइब्रेरी से गिरते हैं, वो मर जाते हैं। उसके बाद हमारे कौन आते हैं, अकबर आते हैं। ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, तो जब हुमायूं मरते हैं तो जो अकबर था वो कलनौर में था। कलनौर हमारा पंजाब में है। ठीक है, तो अकबर ने वहां पे खुद को राजा एक तरीके से प्रोक्लेम किया। लगभग फरवरी की बात है 1556 की। ठीक है, 1556। ठीक है, उस टाइम उनके रीजेंट बनाए गए। ठीक है, जो क्योंकि वो छोटे थे, तो बैरम खान, बैरम खान ही बिकम द रीजेंट ऑफ द अकबर। ठीक है, तो जो पहला फेज हमें देखने को मिलता है लगभग 4 साल का, 1556 से 1560। ठीक है, तो इसमें बैरम खान होते हैं। ठीक है, वो मेन एक्शंस ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि ड्यूरिंग दिस पीरियड जो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नर्स थे, जैसे काबुल के हुए, कंधार के हुए, एक बड़्सखान था नाम था जगह। ठीक है, बड़्सखान में थे। उन सब ने क्या किया, इंडिपेंडेंस घोषित कह दिया, वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर नॉट रिलेटेड टू द मुगल एम्पायर। ठीक है, उसके बाद मालवा था, गुजरात था, वो सब इंडिपेंडेंट बन गए। ठीक है, तो इस पीरियड में शुरू में काफी दिक्कत थी 1556 से 1560 में। यहाँ फंड्स नहीं थे। ठीक है, काफी ट्रेजरी खाली पड़ा हुआ था, कोई रिवेन्यू नहीं मिल रहा था, फेमाइन आई हुई थी, ड्रोट्स पड़े हुए थे नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, उसके बाद हमें काफी ये दिक्कतें मिलती हैं। ठीक है, तो जो अफगान्स होते हैं, they will organize themselves again under the commandership of हेमू। ठीक है, हेमू बोल दो या फिर बाद में इनको हेमचंद्र के नाम से बोल देते हैं। ठीक है, तो हेमू के अंदर सब दोबारा एक दूसरे रीऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, he become the basically who was the हेमू, he was the prime minister of king आदिल शाह सूरी। आदिल शाह सूरी। ठीक है, जो सूर एम्पायर में होते हैं, तो हेमू ही वाज द कमांडर एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस आदिल शाह सूरी। ठीक है,
वहां से फिर हमारी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत शुरू होती है। बट बिफोर मूविंग टू द बैटल ऑफ पानीपत, चलो वही कहते हैं, ठीक है। तो वैसे मैं बता देता हूँ, अकबर था, ही वाज एल्डेस्ट सन ऑफ द हुमायूं। थ्रोन पे आया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, ऐसा नाम था उनका, ठीक है। तो इस टाइटल एक बोल सकते हैं जो उन्होंने लिया था, ठीक है। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, ठीक है। वही अब बात करते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की। दैट इज द 5 नवंबर 1556, ठीक है। तो हेमू वैसे पता है ना, हेमू हमारा हिंदू ही था, ठीक है। ही वॉज नॉट अ मुस्लिम, एंड बट ही वॉज द कमांडर ऑफ दिस मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है। तो फाइट हमें देखने को मिलती है बिटवीन द हेमू एंड बैरम खान, ठीक है। तो बैरम खान, वी ऑल नो कि सब बैरम खान ने इसको हरा दिया था। ही विल कैप्चर हिम एंड ही विल स्लेइंग, ठीक है। तो ये कहानी हमें ये दिखती है, वैसे थोड़ा सा पढ़ना वैसे बता देता हूँ, ठीक है। तो शुरू में क्या होता है, जो हेमू होता है वो मुगल गवर्नर होता है एक दिल्ली में, जिसका नाम होता है तारदी, तारदी बेग करके एक गवर्नर होता है। उसको हरा देता है दिल्ली की बैटल में, ठीक है। तो 5 नवंबर के आसपास फिर जो बैरम खान है, तो वो एक जंग की घोषणा कर देता है कि आई एम फाइटिंग अगेंस्ट द हेमू, ठीक है। तो लगभग 5 नवंबर को उनकी दोनों की आर्मी पानीपत में आती है एंड दे विल फाइट, ठीक है। तो मुगल्स हारने ही वाले होते हैं कि एक एरो होता है, वो जो हेमू की मेरे ख्याल से राइट आई थी, राइट आई में जाके वो स्टक हो जाती है एक तरीके से, ठीक है। जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या एक पैनिक हो जाता है और कंफ्यूजन हो जाता है उसकी पूरी आर्मी में। एंड जो मुगल्स हैं इस तरीके से वो बैटल को जीत जाते हैं, दे विल रिक्लेम द पावर, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि बैरम खान ने ना मुगल एम्पायर को एक तरीके से बचाया था, और अकबर की सक्सेस में उसका काफी बड़ा हाथ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही रूल दोबारा रीएस्टेब्लिश हुआ, तो जो बैरम खान थे अब उनको लगा यार मैं तो हेमू को हराया है इतना, ठीक है, राज्य बचा लिया है, तो वो पॉलिटिक्स को डिक्टेट करने लग गया था, ठीक है। और ही स्टार्टेड टू बिकम अ डिफेक्टो काइंड ऑफ रूलर, ठीक है। तो फिर हमने जैसे नाटक में हमने सुना ही होगा, महामंगा होती है, ठीक है। जो महामंगा होती है, दैट इज द फोस्टर मदर ऑफ दिस अकबर। तो वो काफी प्रेशर डालती है अकबर पे, कहती है बैरम खान को रिमूव कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से बैरम खान का जो इन्फ्लुएंस था उसको रिमूव करने के लिए, एंड उसको बाहर भेज देते हैं। और वहां से हमारा जो अकबर का है, अकबर का पीरियड शुरू होता है। एंड ठीक है, तो ही विल बिकम, मतलब अपना ही राज्य शुरू कर देता है वो, ठीक है। तो ऐसी हमें कहानी दिखती है 1560 में, याद रखना 1560 में बैरम खान की जो रिजेंसी है उसका एंड होता है। एंड 18 साल के आसपास होते हैं अकबर, व्हेन ही विल assume द reign ऑफ द किंगडम, ठीक है। और 1560 से 1562, इस पीरियड में जो अकबर होते हैं उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है महामंगा का, ठीक है। जो भी पॉलिटिक्स में कर रहे हैं, अगर दे बैठे कर 18 साल का बच्चा है, ठीक है, जो महामंगा कह रही है या फिर ये अदम खान कह रहा है, उनकी बातें मानते हैं 2 साल तक, ही विल डू दिस, ठीक है। तो बाद में फिर उनकी एक चीज हमें देखने को मिलती है, ही विल ट्राई टू एक्सपेंड हिज एम्पायर एंड ही विल गो टू कॉन्कर डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। 1560 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किस तरीके से उन्होंने एक्सपेंड किया, एक रफली पहले एक आइडिया दे देता हूँ, देन वी विल अगेन डू इट, ठीक है। तो सबसे पहले 1564 की बात करते हैं, ठीक है। इन द 1564 ही विल अनेक्स द गोंडवाना, ठीक है। तो जितने भी सेंट्रल पार्ट्स हैं, जितने भी या फिर दक्कन के पार्ट्स हैं, ठीक है। उस टाइम पे रानी दुर्गावती होती थी, उसका जो माइनर सन होता था वीर नारायण, ठीक है। तो गोंडवाना रीजन को अनेक्स करते हैं। उसके बाद चित्तौड़ का वो एक सीज हमें देखने को मिलता है इन द वेरी 2-3 साल के बाद होता है, 1568 में होता है, ठीक है। फिर चित्तौड़ फोर्ट पे भी वो हमला करते हैं। फिर गुजरात जो मुजफ्फर शाह के अंडर होता है उसको भी अनेक्स करते हैं।
और गुजरात को पूरे अपने अंडर ले आते हैं। उसके बाद बंगाल, बिहार, यहाँ तक 1574 में, ठीक है। फिर 1576 वो बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन द 1576 वो ही विल फाइट। एंड इसके अंदर जो महाराणा प्रताप होते हैं, जो मेवाड़ के होते हैं, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं द मुगल्स की जो सुजेरेनिटी होती है, ठीक है। उसके बाद हम 1582 की बात करते हैं, जिसमें जो अकबर है वो मिर्जा हाकिम को हराते हैं, जो कि इसका सुतेला भाई होता है, ठीक है, ताकि वो काबुल पे कब्जा कर सके। तो वहां से वो काबुल जीतते हैं, ठीक है। 1586 में वो कश्मीर जीतते हैं। एंड 1591 में उनका एक गवर्नर होता है अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम जाते हैं 1591 में, ही विल अनेक्स द रीजन। एंड फाइनली आई गेस इन 1592 जो उड़ीसा होता है, एंड उड़ीसा जो राजा मान सिंह होते हैं, ही विल अनेक्स द उड़ीसा ऑल्सो, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया को इस तरीके से कंसोलिडेट करके, तो अकबर ने जितना भी फोकस है 5 मेजर स्टेट्स पे एक तरीके से एस्टेब्लिश किया, ठीक है। दक्कन में उस टाइम कौन से थे? खंडेश हमें एक देखने को मिलता था, बेराड़, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा। वहां पे उन्होंने अपना थोड़ा सा एक तरीके से अपना ध्यान उस तरफ किया, ठीक है। तो एक उनके जो बेटे थे प्रिंस मुराद और अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, उनको कहा कि जाओ अहमदनगर को कॉन्कर करो। तो जो अहमदनगर है, जो चांद बीबी है, वो डिफेंड कर लेती है, हमने पढ़ा था, ठीक है। बाद में फिर असीरगढ़ होता है, खंडेश होता है, वहां पे 1601 के आसपास अगर हम बात करें तो उनको कॉन्कर कर लिया जाता है, जो कि हमने पहले भी पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ तक एक बात रहती है। ओके, नाउ लेट अस राइट समथिंग। अब दूसरे तरीके से इसको करते हैं, दैट इज मेन स्टोरी पता चल गई नहीं कि किस तरीके से उन्होंने एक्सपेंड किया, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि जो राजपूत किंगडम है, जैसे मेवाड़ है, ठीक है, तो शुरू में क्या हुआ, राणा उदय सिंह होते थे वहाँ। राणा उदय सिंह 1537 टू 1572, ठीक है। एंड देन वी हैव राणा प्रताप, ठीक है। तो अकबर ही ट्राइड टू विन ओवर दिस राजपूत जहां भी उनको पॉसिबल लगता था, और उनको अपनी सर्विस में लेके आना और उनको इस तरीके से ट्रीट करना कि वो मुगलों की तरह ही है, ठीक है। जैसे वो शादी भी करते हैं हरक्खा बाई से, जो कि राजा ये भारमल है, राजा भारमल की शी वॉज द डॉटर, ठीक है। तो आमेर के जो रीजन है उसमें ही वाज द रूलर, जिनकी कैपिटल जयपुर रहती है उस टाइम, ठीक है। तो 1562 में इस तरीके के मैट्रिमोनियल अलायंस भी अकबर करते हैं, ठीक है। तो एक सेक्युलर पॉलिसी दिखाते हैं हिंदूज के साथ। जितने भी राजपूत किंग है, ठीक है, वो सब उनकी सुप्रीमेसी को एक तरीके से कहते हैं अकबर इज सुप्रीम एक्सेप्ट द राणा प्रताप, ठीक है। राणा प्रताप सिंह मना कर देते हैं, एंड जो उसका सन होता है, ठीक है, दैट इज अमर सिंह, वो अकबर की सुजेनिटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अमर सिंह ही वाज बेसिकली सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़, जिनकी कैपिटल चित्तौड़ रहती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में, दैट इज इन द 1576। तो राणा प्रताप वर्सेस द मान सिंह ऑफ आमेर, ठीक है। तो इस तरीके की बैटल हुई थी। ही वॉज द मेवाड़, एंड ये हमारे मुगलों की तरफ से आए हुए थे। तो राणा जो प्रताप है, ही गॉट डिफीटेड इन दिस, एंड हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और स्ट्रगल को अपना कंटिन्यू रखा, ठीक है। तो अकबर के देखो काफी कन्क्वेस्ट हुए थे, इंपॉर्टेंट वन में लिखवा देता हूँ किसने किए, वो भी लिखवा देता हूँ। द इम्पोर्टेंट वंस आर, सबसे पहले 1568 चित्तौड़, यहाँ पे पहला जो हुआ राणा उदय सिंह के टाइम पे, ठीक है। आफ्टर द चित्तौड़ रणथंबोर, रणथंबोर तो चलो स्किप है,
देन मारवाड़ भी, हाँ 1572 गुजरात, बहादुर शाह। देन 1576 हल्दी घाटी, राणा प्रताप। 1581 कश्मीर। 1581 में तो कश्मीर नहीं था, 84 में था काबुल। ठीक है 1581 काबुल, काबुल लिया था मिर्जा हकीम से, मिर्जा हकीम। ठीक है 1585 कश्मीर, याकूब, याकूब नहीं, यूसुफ, यूसुफ खान। ठीक है यूसुफ खान से 1585। ठीक है उसके बाद वो साउथ इंडिया में चले जाते हैं, एंड लेट्स कीप। ठीक है तो उसके बाद एक रिवोल्ट हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, बिकॉज ऑर्थोडॉक्सी काफ़ी एक प्रिविलेंट था बिफोर हिम, एंड काफ़ी एक हमें बाइगेटरी हमें देखने को मिलता था, जितने भी रिलीजियस प्रीस्ट हैं उलेमास हैं उनकी तरफ से। तो अकबर एक नया रिलीजन लेके आते हैं, जिसको, इसका ईयर याद रखना, इन द 1581, दैट इज दीन ए इलाही। ठीक है तो दीन ए इलाही बोलो, या फिर एक टर्म और यूज होती है सुलह कुल। ठीक है तो इस तरीके के कुछ कंसेप्ट नए नए लेके आए, इबादत खाना लेके आए। ठीक है सो वेरी न्यू काइंड ऑफ पॉलिसीज हमें यहाँ देखने को मिलती है ड्यूरिंग हिज पीरियड। तो राजपूत पॉलिसी की बात करते हैं एक बार पहले। ठीक है तो ही वॉज द वेरी फर्स्ट मुगल एम्पायर एम्परर टू परस्यू अ प्लान्ड पॉलिसी टुवर्ड्स द राजपूत। ठीक है क्योंकि काफी इजी था राजपूत को उनकी सुजेनिटी के अंदर लेके आना। इट्स बेटर कि उनसे फाइट ना किया जाए। ठीक है तो ही ऑल्सो लाइक उसके पास नोबल नहीं थे जो उसके जिसमें जिन पे वो विश्वास कर सके, बट यू नो कि राजपूत पे विश्वास किया जा सकता है। तो इस तरीके से तीन तरीके से वो करता है जो कि हमने देख लिया। सबसे पहले वो स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स कैप्चर करता है, जैसे चित्तौड़ हो गया, रणथंभौर हो गया, कलिंजर हो गया। ठीक है तो इस तरीके से उनकी पावर कम करता है। उसके बाद जो राजपूत उसकी सुजेनिटी एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, और उनसे मैट्रिमोनियल अलायंस एक तरीके से आ जाता है ताकि उनको लगे कि एक फ्रेंडली काफी रिलेशन है, और जो उनका राज्य है उनको वापस दे देते थे। ठीक है तो इस तरीके की, बट जो लोग होते थे उनको ट्रिब्यूट देनी पड़ती थी राजा को। ठीक है जो अपोज करते थे उनको अटैक किया जाता था, तो जैसे मेवाड़ को किया गया। ठीक है और ये भी था कि जैसे हल्दी घाटी का हुआ युद्ध, उसके बाद जैसे बूंदी रीजन है, ओरछा रीजन है, बांसरा रीजन है, तो उन्होंने देखा कि वो रीजन हार गया है, तो उन्होंने भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं उनकी सुजेनिटी आफ्टर द बैटल दे विल एक्सेप्ट द सुजेनिटी। ठीक है तो रिलीजन पे आने से पहले एक बार इसकी पॉलिसी को अच्छे से देखते हैं। दिस इज द राजपूत पॉलिसी। तो सबसे पहले रिलीजियस तो टॉलरेशन दिखाना ही पड़ेगा अगर तुम्हें उनको लेके आना। मैट्रिमोनियल अलायंस हमें पता है। ठीक है तो इसमें एक चीज हमें बस पढ़नी है, दैट इज लेफ्ट, दैट इज द वतन जागीर। ठीक है तो वतन जागीर दी जाती थी उनको थ्रू द सिस्टम ऑफ मनसबदारी। इसको भी देखेंगे, नोट नाउ, through the system of this mansabdari, and this watan jagir, this is the hereditary thing। ठीक है तुम्हें मिलके तुम्हारे आगे अगली वाली जनरेशन को भी मिलेंगे, एंड इट इज ऑल्सो नॉन ट्रांसफरेबल। ठीक है तुम्हें ये नहीं है कि तुम्हें कुछ दिया और उससे वापस बुला दिया गया। ठीक है तो अब रिलीजन पे आते हैं। देखो रिलीजन का थोड़ा सा एक बता देता हूँ। तो शुरू में जो इबादत खाना है, लगभग 1575 के आसपास इबादत खाना होता है। इसका ईयर याद रखना 1575। एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम अकबर की पॉलिसी की बात करते हैं, रिलीजियस पॉलिसी की बात करते हैं। ठीक है तो इसमें क्या होता है, इसका एम यही रहता है कि एक फ्री डिस्कशन हो इस्लाम की क्या थियोलॉजी है उसके ऊपर। ठीक है क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं ऑफ द इस्लाम। ठीक है तो इस टाइम पे ना काफी वो डिल्यूजन में आ गया था, जब मुस्लिम जो जूरिस्ट थे, जब वो लड़ने लग गए थे। ठीक है जब उनसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है तो
इट वाज लाइक इनिशियली उसने ओपन किया सिर्फ सुन्नीस के लिए, बट 1578 के बाद इट वाज गोट ओपन टू द सूफीज, शियास, ब्राह्मण्स, जैन्स, क्रिश्चियन, जूस एंड पारसीज। ठीक है, रिमेम्बर सबके लिए नहीं खुला था। इट वाज 1578 कुछ ही लोगों के लिए खोला गया था, जिसके अंदर सूफीज थे, शियास थे, ब्राह्मण्स थे, जैन, क्रिश्चियन, जूस एंड पारसीज थे। ठीक है, तो इनके डिस्कशंस ने कन्विंस किया अकबर को कि जो एसेंस है किसी भी धर्म का, किसी भी फेथ का, वो किस चीज पे डिपेंडेंट है। इट इज बेस्ड ऑन द इंटरनल कन्विक्शन। रिमेंबर दिस वर्ड, दिस इज द इंटरनल कन्विक्शन, जो तुम्हें अंदर से लगता है। ठीक है, तो इट शुड बी बेस्ड ऑन अ रीजन, उसका कुछ ऐसा रीजन होना चाहिए जो आपकी जो भी क्वेश्चन है उसको सोल्व कर सके। ठीक है, तो वहीं से उनका आइडिया आता है सुलह कुल का और दीन इलाही का। ठीक है, तो दीन इलाही का एक्चुअल जो उन्होंने वर्ड दिया था, दैट इज द तवाहिद इलाही। ठीक है, जिसको दीन इलाही बोला था। इट वाज काइंड ऑफ अ रिलीजियस डॉक्ट्रिन, या फिर इसको एक कल्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या क्या होता था, मिस्टिसिज्म होता था, फिलोसफी होती थी, नेचर की वर्शिप होती थी। अकबर ने इसको प्रोपाउंड किया था एंड कहा कि कोई भी प्रोफेट्स नहीं है। ठीक है, सो एक बेसिक हमें आइडिया आ गया है व्हाट इज द सुलह एंड द दीन इलाही, what are the different aspects of it, एंड एक टाइमलाइन हम इसकी क्रिएट करेंगे। बट बिफोर इसके अंदर कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर वो क्या क्या चीजें थी। पीस को बढ़ावा देना, टॉलरेंस को बढ़ावा देना, प्रोहिबिट करना लस्ट को, सेंसुअलिटी को, प्राइड को। ठीक है, और उनको क्या बनाना, दे वर कंसीडर्ड एज सिंस। ठीक है, और कोर वर्च्यूज क्या क्या थे इसके, जैसे हम काइंडनेस हो गया, पिटी हो गया। ठीक है, इस तरीके की बात है। ठीक है, वो कहते थे कि अपनी अगर आत्मा को पवित्र करना है, देन तुम्हें ईश्वर की पूजा करनी होगी। इस तरीके की यू हैव टू यर्न बिफोर द गॉड। ठीक है, तो सेलिबेसी को भी काफी जो रिस्पेक्ट करते थे वो, कि अगर तुम्हें सब कुछ छोड़ छाड़ के त्याग करके बाबा बन जाना है, दैट इज ही विल रिस्पेक्ट दैट थिंग। और वो फॉरबिड कर देता है किसी भी एनिमल का स्लॉटर नहीं होगा। ठीक है, स्लॉटर ऑफ एनिमल्स वाज प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो इनिशियली तो वो काफी मतलब अकबर सुन्नी था। ठीक है, तो उसका जो ट्यूटर था दैट इज द अब्दुल लतीफ। ठीक है, तो उस टाइम वो काफी इन्फ्लुएंस रहता, बट बाद में धीरे धीरे उसमें काफी चेंज आते हैं जो कि हमने अभी पढ़े। ठीक है, तो एक एक ऑर्डर टू कन्फ्लिक्ट, जो कन्फ्लिक्ट था बिटवीन दिस शियास एंड सुन्नीस। ठीक है, तो इस कन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने के लिए अकबर ने खुद को कहा ही वॉज द मुजाहिद। ठीक है, एंड खुद को कहा ही वॉज इमाम आदिल। ठीक है, तो इस तरीके की खुद को प्रोक्लेमेशन उन्होंने दी, और उन्होंने कहा कि नाउ आई हैव पावर टू इंटरप्रेट ऑल द लीगल क्वेश्चंस। ठीक है, जो डिफरेंट तुम्हें दो भी धर्म से रिलेटेड कोई भी बात है, अब वो कह रहा है मैं मुजाहिद हूँ, मैं इमाम आदिल हूँ, आई एम द बिगेस्ट वन हियर, सबसे बड़ा उलेमा मैं ही हूँ। तो जो भी लीगल क्वेश्चन आएगा, आई विल इंटरप्रेट दैट। ठीक है, तो बाद में ही विल इन 1579 वो एक मजहर लॉन्च करता है, मजहर, मजहर he will launch this, and it was basically infallibility decree। ठीक है, तो जिसमें जो अकबर है उसको एक सुप्रीम आर्बिट्रेटर बना दिया जाता है किसी भी रिलीजियस अफेयर का। ठीक है, तो जितने भी आसपास डिवाइन्स थे सबने उसको साइन कर रखा था। ठीक है, तो उसने बताया कि ही प्रोक्लेम टू द रिलीजियस एंड द पॉलिटिकल लीडर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये कुछ हमें रिलीजियस पॉलिसी अकबर की मिलती है। हमने हालांकि इबादत खाना से शुरू किया। ठीक है, तो अगर हम देखें ना उसका पीरियड, तो वैसे जिसको मैं वैसे कल टाइमलाइन पे अच्छे से एक बार और करेंगे, बट मैं एक बार स्टोरी क्लियर करना चाह रहा था। ठीक है, तो इनिशियली ही वाज सुन्नी अराउंड 1556। उसके जो ट्यूटर थे ही वाज शिया। ठीक है, जो अब्दुल लतीफ हमने पढ़ा। ठीक है, एंड आल्सो ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सूफीज एट दैट टाइम। ठीक है, दैट इज द चिश्ती साहब। ठीक है, अजमेर में। ठीक है, तो 1562 में उसकी जोधाबाई से शादी हो जाती है, शी वाज है हिंदू। ठीक है, तो उनका काफी इन्फ्लुएंस पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज से। ठीक है, पिलग्रिमेज टैक्स को कैंसिल कर देते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। 1564 के आसपास वो जजिया बैन कर देते हैं। ठीक है, तो उसके टाइम फिर दो जैसे शेख मुबारक नागौरी होते हैं, उनके दो बेटे होते हैं, अबुल फजल और फैजी।
ठीक है? वो दोनों काफ़ी लिबरल लोग थे, ठीक है? तो उनका लाइक लिबरल एस्पेक्ट हमें उनका जो इम्पैक्ट है वो अकबर पे दिखता है, ठीक है? 1575 में हमने देखा इबादत खाना लॉन्च होते हैं एंड लास्टली हमने फिर 1579 की बात करें तो एक इनफेलिबिलिटी वाला डिक्री आया दैट इज़ द मज़हर, ठीक है? उसके बाद फाइनली 1980 1582 उन्होंने ये दीन-ए-इलाही अपना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है? 1575 सॉरी आई गेस इट वाज़ इन 1581 जो दीन-ए-इलाही होता है, ठीक है? तो 1583 में एनिमल्स को भी फॉरबिड कर दिया था। कुछ कुछ दिनों के लिए किया था कि जैसे मंगलवार को नहीं काटना, ठीक है? इस तरीके से। टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, ठीक है? उसके बाद देखो हमारा अकबर ही मेन रहता है जिसके अंदर हम उसका फिर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, मनसबदारी सिस्टम भी पढ़ेंगे एंड मनसबदारी में हम सब जब्ती भी करेंगे, घल्ला बख्शी करेंगे, बताई करेंगे, नस्क करेंगे, टाइप्स ऑफ लैंड करेंगे, लैंड डिवीजन किस तरीके से था वो करेंगे, ठीक है? रिवेन्यू किस तरीके से था वो करेंगे, कल्चरल क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं, ठीक है? जैसे पेंटिंग किस तरीके से या फिर पेंटिंग का जो उनका रोल रहा है इसमें हम हुमायूं से शुरू करेंगे, ठीक है? वो वाला पार्ट रहेगा कल एंड देन आर्किटेक्चर जो हमारा रहता है वो आर्किटेक्चर वाला पार्ट कंप्लीट होगा, फिर हम जहांगीर पे आएंगे, ठीक है? तो दिस वाज द मेजर जो हमारा टॉपिक रहता है, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं शुड आई मेक टाइमलाइन नाउ, चलो अभी बना ही देता हूँ। कल करते हैं ना। चलो कल कर लेते हैं, नो इश्यूज।